मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, वही कल जैसे डालो। I'll share the screen. We'll start with that. Right. So we what we have today, we have the cells and organs of the immune system. कि कल हमने जब बात की थी बेटा, तो we have talked about something related with the antibodies, कि एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके टाइप्स क्या हैं, उनमें कितनी तरीके की चेन्स पाई जाती है, वाई दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। और 5 क्लासेस जो हमने कहा कि GAMDE, पांचों क्लासेस के बारे में बात की थी। उसके बाद जब हम आज आगे चलेंगे तो टुडे आई विल टॉक अबाउट ओनली फॉर द ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, बिकॉज कि दोनों एक साथ लूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सारी सारी चीज़ें जो है वो इसी के साथ चलती रहे हमारी। तो पहले मैं ऑर्गन्स की बात करूँगा, उसके बाद सेल्स की बात करूँगा, बिकॉज देर आर टू मैनी नंबर ऑफ सेल्स आर देयर। तो इसलिए अब जब मैं ऑर्गन्स की बात करता हूँ इम्यून सिस्टम में, तो बेसिकली उसके पहले अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के बारे में मैं बात करता हूँ बेटा। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि ये हमको होस्ट डिफेंस सिस्टम है, एक तरीके का हमारा रक्षा तंत्र है। लाइक वी हैव टू काइंड ऑफ डिफेंस फॉर आवर कंट्री। कि जैसे अगर हम कंट्री में कहते हैं तो हमारे पास दो तरीके की डिफेंस होती है। एक डिफेंस विच डिफेंड अस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिमीज, की बाहर के एनिमीज से हमारी रक्षा करती है, that is called as military. And second is that which saves us from the inside enemies. उन सब चीज के लिए जो है वो होम सिक्योरिटी सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज पुलिस। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम हमारे पास भी करीब करीब बेटा वैसा ही सिस्टम होता है, जिसके अंदर की हमारी बॉडी भी जो है उसी तरीके से काम करती है। अब अगर हम कहें तो पहला जो हमारा सिस्टम है दैट इज फिजिकल बैरियर्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर देर आर सर्टन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि मिलिट्री की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे शरीर को बाहर से आने वाले जितने भी परजीवी है, जितने भी बीमारी कारक जीव हैं, या और कोई चीज जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर सकते हैं, उन सब से हमारी रक्षा करते हैं। तो वो एक सिस्टम होता है जिसमें फिजिकल बैरियर्स होता है, और उसके बाद देर आर सर्टन इंटरनल थिंग्स आर आल्सो देयर, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स को हम ले सकते हैं, डिफरेंट इम्यून सिस्टम के टाइप्स को हम ले सकते हैं। तो दैट्स वाई वो सारी चीज़ें जो है हम ले सकते हैं उसके अंदर, की सेल्स भी हो सकती है, उसमें एंटीबॉडीज भी हो सकती है, और डिफरेंट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं। बिसाइड्स दैट यू ऑल नो कि हम दो तरीके का इम्यून सिस्टम रखते हैं, वन इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। व्हाट डज इन्नेट एंड अडैप्टिव मीन? जहाँ भी बायोलॉजी में ये जो दो शब्द आते हैं, सामान्यतः ये दो शब्द जो हैं, इन्नेट और अडैप्टिव, जो भी शब्द काम लेते हैं वो सामान्यतः हम काम लेते हैं zoological साइंसेज में। और zoological साइंसेज में भी अगर हम बात करें तो बेसिकली वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स स्पेशली विच आर रिलेटेड विद द जेनेटिक्स, कि जो जेनेटिक्स के साथ के हिस्से हैं और या जेनेटिक्स से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर हम इन दो शब्दों को काम लेते हैं, वन इज इन्नेट एंड वन इज अडैप्टिव। इन्नेट इज समथिंग विच इज इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के द्वारा दिया गया हो, या विच इज समथिंग विच एनिमल पजेस और एन एनिमल पजेस सिंस बर्थ, कि उसके जन्म के साथ में उसके साथ में चीज जो हो, दैट इज कॉल्ड एज इन्नेट। और जैसा हम जानते हैं कि अगर जन्म के साथ है तो इट इज इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स। एंड सेकेंडली अडप्टिव, अडप्टिव इज समथिंग विच इज ऑलवेज अर्न, जिसको कि हमेशा कमाया जाता है, वेदर इट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर। कि अगर हम कहें कि कोई भी बिहेवियर है, जैसे अभी आप एमएससी कर रहे हो, जोलॉजी में एमएससी कर रहे हो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्निंग। तो उसी तरीके का है कि आप इसको अर्न कर रहे हो। तो अडप्टिव जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो भी अर्न किया जाता है विद द एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेंस। तो उन डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेंस के साथ में जब ये किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज अडप्टिव इम्यून सिस्टम। और इसको दूसरे शब्दों में हम ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। और उसके साथ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारे पास, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट फ्लूइड वेरियस जो हैं कि पेरिफेरल इम्यून सिस्टम के होते हैं, न्यूरो इम्यून सिस्टम के होते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन द प्लेसेंटा इज अ काइंड ऑफ बैरियर जो कि फीटस को करता है। अगर हम कहें कि कितने तरीके के हमारे पास सिस्टम होते हैं, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड सॉरी एडल्ट एंड द चाइल्ड वन, कि ऑर्गन सिस्टम जो है चाइल्ड्स के और एडल्ट्स के जो है वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। अगर मैं एडल्ट्स की बात करता हूँ, स्टार्ट विद द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सर फर्स्ट वी हैव द टॉन्सिल एंड द एडिनोसिस, कि हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स एंड दे आर अगेन द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम।
Then we have got the thymus, which is there in the adults, but it is there in the adults in a degenerated form. Lymph nodes जो होती हैं वो होती हैं, spleen is there, appendix is again there, Pierce patches which is found in intestine, and the bone marrow which is there in adults. बट अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें ही होती है, करीब करीब सारी इसी तरीके की चीज़ें हैं. लिम्फ नोड्स आर देयर, उसके बाद स्प्लीन है हमारे पास, बॉन मेरो है, जिसमें बॉन मेरो में स्पेशली वी से कि द हेमोपोएटिक टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थाइमस इज क्वाइट एंड लार्ज इन चिल्ड्रंस एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स. की एडल्ट्स में जो है वो थाइमस थोड़ा सा कम या छोटा होता है बनस्पत की हमारे बचपन के हिसाब से, कि बचपन में थाइमस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कि हम इम्यून सिस्टम के जितने ऑर्गन्स हैं हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी. दूसरा जो है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, वेदर दे आर स्टोरेज और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून सेल्स, तो वो उसके साथ में होते हैं. तो उसमें हमारे पास एक लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं. तो दीज आर टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की. अलग अलग हमारे पास जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसका हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो हमारे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन और लिम्फोसाइट्स. और दूसरा जैसा मैंने कहा कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो कि या तो स्टोर करेंगे या फिर मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट को जो है वो एंटीजन पे कैसे एक्ट करना है उसके लिए तैयार करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. अगर मैं आगे चलता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स. तो प्राइमरी के अंदर जो हमारे पास चीज़ जो मैंने कही कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, दैट इज़ वन इज थाइमस, बॉन मैरो एंड फेटल लीवर. फीटल लीवर मतलब बच्चों में जो लीवर होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एंड इवन सर्टन अदर ऑर्गन्स लाइक दूसरे एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे एनिमल्स में जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें तो देर इज ब्रूसा फेब्रिकस, जिसके नाम पे कि बी सेल नाम पड़ा, क्योंकि बी सेल को जो है वो सबसे पहले एवियंस में देखा गया था. और वो एवियंस में ब्रूसा फैब्रिकस जो है एक स्पेशल ऑर्गन है. इट इज़ नॉट द बॉन मेरो विच इज़ प्रेजेंट इन द एवियन बोन्स, बट एक ब्रूसा फैब्रिकस जो है उनके अंदर एक ऑर्गन होता है जो कि उनकी क्लोएका के पास में होता है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स इन दैम. लेकिन ये जो है वो बाद में अगर हम कहें तो मैमल्स में ये गायब हो जाता है, बट स्मॉल ट्रेसेस ऑफ दिस थिंग इज फाउंड इन सर्टेन अदर एनिमल्स, तो उसके अंदर होता है. तो ये यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हम कहते हैं. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि एंटीजन को ट्रैप करते हैं डिफरेंट टिश्यू से और फिर बाद में उसको प्रेजेंट करते हैं टू द सेल्स, डिफरेंट सेल्स. इसमें अगर हम कहें तो कौन कौन से हैं, तो वी हैव गॉट द लिम्फ नोड्स जो कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी या लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके साथ में होते हैं. स्प्लीन इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. अनदर म्यूकोसा प्रोड्यूसिंग थिंग्स या म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू जो है वो सारे सारे जिसको कि हम माल्ट कहते हैं जोलॉजी या इम्यूनोलॉजी की भाषा में. देन वी हैव द टॉन्सिल्स जो कि हमारे गले के साथ में होते हैं. पेयर्स पैचेस, दीज आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन. Another thing is lamina propria, that is largest amount of lymph it is present. Appendix जो है gut associated lymphoid tissue कहलाता है. और bronchial associated lymphoid tissue अर्थात कि हमारे respiratory system के साथ में भी जो lymphoid tissue associated होता है, that is again a part of secondary lymphoid organ जिनको कि हम BALT कहते हैं, BALT. So all are MALT, GALT and BALT are the three type of secondary organs. एक तीसरे तरीके का जो होता है दैट इज टर्शियरी लिम्फोइड टिश्यूज, बिकॉज कि अगर हम ऊपर वालों की बात करें चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स है दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. बट थर्ड काइंड ऑफ थिंग विच मेक्स अ फिजिकल बैरियर, वो जो है दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज की, जो कि हमारी त्वचा के साथ में इंपॉर्टेंट या त्वचा के साथ में जुड़े रहते हैं. तो वो लिम्फोइड टिश्यूज जो है उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो उसके साथ कहलाते हैं क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. दिस इंक्लूड्स ऑल द काइंड ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन, कि हमारे स्किन के अंदर जितने हैं वो सारे सारे वो हैं, या स्किन के द्वारा जितने रिएक्शंस किए जाते हैं वो सारे जो है इसके साथ में आते हैं. दैट इज कॉल्ड टर्शियरी काइंड ऑफ lymphoid tissue or cutaneous associated lymphoid tissue. Sometimes nails, hairs and hooves and all these kind of things are also included with the
क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। अगर हम बात करें तो अगर एक लिम्फोसाइट जो मैच्योर हो जाता है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम जो में रहता है तो वो जो सेल जो मैच्योर हुआ, लिम्फोसाइट, वेदर इट इज अ टी लिम्फोसाइट वेदर इट इज अ बी लिम्फोसाइट, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो है वो हमारे पास होता है, और वो जो है वो किसी भी प्रकार का एक इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करने के लिए सक्षम होता है। So all the kind of cells which are responsible for inducing a kind of immune response, they are called as immunocompetent cells. तो वो उसके साथ में होती है। ये वही वापस डायग्राम के साथ में है, हमने कहा कि डिफरेंट तरीके के सिस्टम है और ये यहाँ पे कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। लाइक जैसे हमने कहा कि टॉन्सिल्स जो हैं वो गले के अंदर हैं, फिर उसके बाद में लिम्फेटिक वेसल्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट एवरी प्लेसेस, लाइक स्पेशली इन द आर्म पिट्स और नियर बाय जेनिटल्स। फिर उसके बाद में स्प्लीन इज देयर, थाइमस इज देयर, थाइमस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स, उसके बीच में उपस्थित होती है। पीएस पैचेस जैसा मैंने आपको कहा था कि दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट लाइक टू टेल यू ओवर हियर कि नॉर्मली जब भी हम अपेंडिक्स की बात करते हैं, तो अपेंडिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। ये बात तो सही है, मेरे ख्याल से सब जने ये कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि ऐसा अवशेषी अंग है जो कि हमारे शरीर में बिना बात का रह गया, बिकॉज कि नॉर्मली इट इज कंपेयर्ड विद द सीकम, कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके सीकम के साथ में इसको कंपेयर करते हैं, और जब इसको कंपेयर करते हैं सीकम के साथ में, तो हम तो ऐसा कुछ खाना नहीं खाते जिसके अंदर की बहुत सारा सेल्यूलोज हो और बहुत सारे सेल्यूलोज का डाइजेशन करना पड़े, तो इस तरीके की चीज़ हमारे पास नहीं होती, तो कहते हैं कि वेस्टिजियल है। बट नाउ इन द इम्यून सिस्टम इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जो कि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। हर एक का काम डिसाइड है। थाइमस की बात करें तो थाइमस इट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन जो कि ब्रेस्ट बोन के पीछे रहता है, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स के या टी लिम्फोसाइट के लिए काम में करता है। देयर इज अनदर टिश्यू विच इज कॉल्ड एज बोन मैरो, इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन द होलो सेंटर ऑफ द बोन्स, की जो बड़ी लंबी अस्थियां हैं उनके सेंटर के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये अस्थि मज्जा जो है वो काम आता है बिकॉज इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, की जितनी तरीके की रुधिर कोशिकाएं हैं उन सब के लिए जो है ये एक तरीके का सोर्स है, वहीं से बनते हैं। स्प्लीन इज अनदर काइंड ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो इम्यून सेल्स रखता है, ये मीटिंग करता है बहुत सारे इम्यून डिफेंस कन्फ्रंट की। फिर आपका ग्रेवयार्ड भी है बहुत सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स जो हैं वो होती है स्पेशलाइज इम्यून सेल्स रखती है। एंटीजन्स को फिल्टर करती है कि भाई कौन सा एंटीजन जो है वो लिम्फ में रहना चाहिए, कौन सा सर्कुलेशन में जाना चाहिए उसका। एंड स्किन अगेन, जिसको कि हमने कहा कि टर्शरी काइंड ऑफ थिंग है, वो फिजिकल बैरियर जो है वो उसके साथ में रहता है। पहले हम बात करेंगे थाइमस की। थाइमस जो है बेटा, थाइमस जो है वो हमने कहा कि ब्रेस्ट बोन के बीच बीच में, कि हमारा जो स्टर्नम वाला हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, उसके ठीक बीच में बाइलोब रीजन या बाइलोब ऑर्गन आता है, कि दो लोब में बटा हुआ ये ऑर्गन होता है। और हर ऑर्गन जो है या हर लोब जो है दैट इज कवर्ड बाय ए काइंड ऑफ कैप्सूल, कि उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको कि हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और दोनों आपस में जो जुड़े रहते हैं एक टिश्यू के द्वारा, कि दो लोब हैं और ये दोनों लोब जो आपस में जुड़े हुए हैं एक टिश्यू के द्वारा, लाइक दिस वायर इज देयर, तो इन बिटवीन दीज टू लोब्स अ वायर इज देयर, तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। और वो ट्यूबरकल जो है वो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, कि अगर हम कहें कि कहाँ होगा तो ये बीच वाले हिस्से में जो है वो ट्यूबरकल इसके अंदर होगा। और हर लोब्यूल जो है दो हिस्सों में बटा होता है, हिस्टोलॉजिकली दो हिस्सों में बटा होता है। कि अगर हम कहें कि वो हिस्टोलॉजिकली दो हिस्से कौन से होते हैं, अमंग देम वन पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, जो कि बाहर का हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और अंदर का हिस्सा जो है वो मेडुला कहलाता है। नॉर्मली दिस इज अ कॉमन फीचर फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गन्स विच हैव अ टाइट काइंड ऑफ हिस्टोलॉजी, कि जिसके अंदर कोशिकाएं जो बहुत सघन होती है उनके अंदर इसी तरीके का सिस्टम पाया जाता है, कि उसके बाहरी हिस्सा जहाँ पे की कोशिकाएं अपेक्षाकृत लूजली पैक्ड होती है वो हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो मेडुला कहलाता है। लाइक अगर हम बात करें तो सेम काइंड ऑफ सिस्टम और सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर फाउंड इन किडनी ऑल्सो, कि किडनी में भी बाहर वाला हिस्सा जिसको हमने कहा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा जो होता है या बीच वाला हिस्सा जो है उसको हमने कहा मेडुला। तो यहाँ भी दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा डेंसली पैक्ड है इम्यून टी सेल्स के कारण, और जो इम्यून टी सेल्स वहां पे है दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसाइट्स, कि वो थाइमोसाइट जो है वो उसके साथ में होता है।
अंदर वाला कंपार्टमेंट जो है या अंदर वाला हिस्सा जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लूजली पैक्ड होता है, और वो लूजली पैक्ड जो होता है वो उसके अंदर दूरी पे कुछ कुछ दूरी पे जो है कि एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है। जबकि अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स में सारी चीजें पास पास होगी, तो अलग अलग कोशिकाएं जो होंगी वो पास पास होगी, लेकिन मेडुला में जो है वो कोशिकाएं दूर दूर होगी, तो वो सारी जो होगी वो इस तरीके की चीजें आएगी। और यहाँ पे कुछ अन्य कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, जिसको हेसल्स कार्पल्स भी कहते हैं, जो कि लेयर्ड बॉडीज की एक के ऊपर एक लेयर के अंदर उपस्थित होती है, तो वो पाई जाती है। एंड ये जो हेसल्स बॉडी है, ये केराटिन और स्मॉल ब्लड वेसल की मिलके बनी होती है और सेंटर के अंदर होती है। और स्पेशली कैटल के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी इनके अंदर रहता है, कि जितने तरीके के कैटल्स हैं, अगर ह्यूमंस में तो नहीं, लेकिन कैटल्स के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जैसी चीज भी जो है इनके अंदर पाई जा सकती है, तो वो इसके साथ में कॉर्टेक्स के साथ में रहता है। अगर हम कहें तो इसके आधार पे, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ थाइमस ग्लैंड, स्पेशली एक किताब आती है इम्यूनोलॉजी की, क्यूबे, उसमें से आया हुआ है। तो अगर हम कहें, जैसा हमने कहा था कि जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, जो नीला वाला हिस्सा है इसमें, दैट इज कॉर्टेक्स, और उसमें कोशिकाएं जो है अत्यंत पास पास है, एपिथेलियल कोशिकाओं का बना हुआ है, प्लस बोन मैरो ओरिजिन की जो थाइमोसाइट कोशिकाएं हैं वो यहाँ पे आ जाती है, वो सारी इकट्ठी रहती है, और बीच में एक छोटा हिस्सा जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, कि इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन है। उसके बाद मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स होती है, और इसमें कुछ डेंड्राटिक सेल्स भी पाई जाती है, जो कि बोन मैरो ओरिजिन की है, मैक्रोफेजेस भी आती है। एंड इन द सेंटर वी हैव द हेसल्स कैप्सूल, जो कि हमने कहा कि लेयर के अंदर उपस्थित होती है, तो ये हिस्से जो है इसके होते हैं। तो इनकी एक मेम्ब्रेन, जो बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज थाइमिक कॉर्टेक्स, कि वो एपिथेलियल सेल्स से सराउंडेड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज थाइमिक कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर जो गुलाबी वाली लेयर है, दिस इज अ लेयर विच इज सब कैप्सुलर एपिथेलियम, और इसके बाहर जो कैप्सूल वाली लेयर है ग्रे कलर की, दिस इज थाइमिक कॉर्टेक्स जो है इसके साथ में। प्लस ये क्या करती है, जो लेयर है इसकी, ये लेयर जो है वो सर्कुलेटिंग फॉरेन एंटीजेंस को कॉर्टेक्स के अंदर आने से रोकती है, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड इसके आसपास हैं, लिम्फ ग्लैंड के साथ सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, तो उन सब के साथ में एंटीजन आने की संभावना इसको पूरी रहती है। तो उन सब को रोकने के लिए दे हैव द कैप्सूल, और थाइमिक कॉर्टेक्स जो कहते हैं वो कैप्सूल जो है वो उसको रोकता है। प्लस जैसे जैसे मैंने कहा था कि जानवर बूढ़ा होता जाता है या मनुष्य बूढ़ा होता जाता है, तो मनुष्य बूढ़ा होता जाता है या जानवर बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी थाइमस ग्लैंड जो है वो कमजोर होती जाती है। एंड स्पेशली दिस इज द रीजन, जिसके कारण कि ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिनके अंदर की टिश्यू ग्राफ्टिंग होनी है या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत आ रही है? किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, तो उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है, अगर थाइमस जो है वो छोटी हो जाती है बड़ी उम्र में, तो उनको दिक्कत होती है, एंड स्पेशली इसको ध्यान रखा जाता है। एंड जो लोग यंग एज में कराते हैं उनमें थाइमस को छोटा करने के लिए जो है वो इस तरीके की दवाएं दी जाती है कि थाइमस जो है उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रोके नहीं, तो वो सारी चीज़ें आती है। और धीरे धीरे अगर जब ये बूढ़े होते हैं, हम भी बूढ़े होते हैं और जानवर भी बूढ़े होते हैं, तो नॉर्मली ये छोटी होती जाती है, और इसकी जगह पे जो है वो फैट सेल्स जो है वो आने शुरू हो जाती है, और वो फैट सेल्स जमा हो जाती है, और वो जो है वो जमा होने के बाद में इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा कम कर देती है। फिर भी इसके बाद भी जितनी छोटी होती जाती तब भी ये अपनी मूल प्रवृत्ति से नहीं जाती, ये अपना इम्यून सिस्टम की या इम्यूनल प्रॉपर्टीज जो है वो उसको बरकरार रखती है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ सेक्शन, इसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि एक लाइन डायग्राम या डिपेक्टिंग डायग्राम है, जिसके द्वारा कि हम समझ सकते हैं कि दिस इज आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला, और मॉड्यूला में हमारे पास अलग अलग तरीके की कोशिकाएं, जैसा हमने कहा था हेसल्स कैप्सूल्स, मसल्स मैंने कहा कि लेयर्ड होते हैं, तो वो लेयर्ड हेसल्स कार्पसल्स भी इसके अंदर स्पेशली दिखते हैं। अगर हम कहें कि जो हमारे पास जो कॉर्टेक्स और मेडुला है वो आपस में स्ट्रोमल सेल नेटवर्क्स के साथ में वो क्रिस क्रॉस होते हैं। क्रिस क्रॉस होते हैं मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कि किस तरीके से रहता है। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रोमा नेटवर्क जो है वो तीन तरीके की कोशिकाओं को बना होता है, जिसमें एपिथेलियल कोशिकाएं होती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती है, और मैक्रोफेजेस होती है। और मैक्रोफेजेस जो है दे फ्रेम द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन, जो कि ग्रोथ और मैचुरेशन ऑफ थाइमोसाइट्स के लिए काम में करता है। और अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स, तो वो उसके साथ में उसके साथ चलती जाती हैं।
अगर हम कहें कि थाइमस के फंक्शन क्या है, तो थाइमस के फंक्शन है जनरेट एंड सेलेक्ट अ रिपोर्टर ऑफ टी सेल्स विच विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, कि वो बॉडी के अंदर टी सेल को जनरेट करेगी, एक रिपोर्टर टी सेल भी बनाएगी जिसके कारण कि इन्फेक्शन का पता चले और वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। थाइमोसाइट डेवलप करते हैं तो डाइवर्सिटी जो है वो टी सेल रिसेप्टर्स की इकट्ठी होती है, क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हर एक प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी होती है। उसी प्रकार से हर एक प्रकार के एंटीजन के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की टी सेल बनती है, और वो टी सेल जो है वो अलग अलग टी सेल रिसेप्टर्स के द्वारा बनती है, बिकॉज की उसकी कोशिका के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से बाइंड करते हैं। तो वो जो है वो उसको आइडेंटिफाई करती है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करती है और किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, वो एंटीजेनिक मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करती है। बिकॉज कि जब हमने नोट्स भेजे थे तो हमने ये कहा था कि देर आर थ्री मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्लास 1 2 3। तो वो एमएचसी को आइडेंटिफाई करती, और वो कैसे एंटीजन के साथ में एमएचसी जुड़ा हुआ उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर हम कहें तो टी सेल रिसेप्टर्स जो है वो रैंडम प्रोसेस के द्वारा बनते हैं और एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्सेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। और 95% एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि यहाँ पे ये होता है कि जो टी सेल मैच्योर हो जाती है, या जो सेल्फ एंटीजेनिक एमएचसी कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, मैच्योर हो जाती है, जिनमें रिसेप्टर्स बन जाते हैं, वो तो जिंदा रहती है। और बाकी 95% ऑफ द टी सेल जो कि मैच्योर नहीं होती, जो आइडेंटिफाई नहीं करने में सक्षम होती है, दे डाई इवेंचुअली बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। एक प्रोसेस होता है अपोप्टोसिस सेल डेथ का, उसके द्वारा जो है वो मेच्योरिटी प्राप्त करने से पहले ही उन टी सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो उसके साथ में एक काम और चलता है। दूसरा ऑर्गन जो मैमल्स के अंदर पाया जाता है दैट इज बॉन मेरो। बेटा एक मिनट रोक रहा हूँ, आवाज वगैरह आ रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ चलिए फिर मैं चलता रहता हूँ आगे। जहां बंद हो जाए बेटा मेरे को एक बार कोई भी जना थोड़ा सा मैसेज करके और ये करके बता दीजिएगा, है ना? राइट। तो यस हाँ, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे जब हमारे पास जो चीज है दैट इज बॉन मेरो। बॉन मेरो जो है इट इज अ काइंड ऑफ सेमी सॉलिड टिश्यू। सेमी सॉलिड टिश्यू से मतलब क्या हुआ कि जितने टिश्यू है, अगर हम बॉडी के अंदर टिश्यू की बात करते हैं तो वी सी देयर आर थ्री काइंड ऑफ मेजरली थ्री काइंड ऑफ टिश्यूज। वन इज सॉलिड टिश्यू जिसमें कि स्पेशली बोन्स और कार्टिलेज आती है, और फिर हार्ड टिश्यूज भी इनको कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास एक लिक्विड टिश्यू होता है। लिक्विड टिश्यू कौन सा हुआ, जितने भी लिम्फ है या ब्लड है ये लिक्विड टिश्यू कहलाते हैं। और सेमी सॉलिड टिश्यू और सॉलिड टिश्यू जो है हमारे पास लीवर है, किडनी है, ये सारे क्या सॉलिड टिश्यू है, बट दे आर सॉफ्ट टिश्यू। उसी में से एक अगर हम कहें तो हमारे पास बोन मेरो भी होता है, दैट इज अ सेमी सॉलिड सॉर्ट ऑफ टिश्यू। दैट मीन्स कि वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो वो सारा उसके अंदर होता है। प्लस स्पॉन्जी और कैंसेलियस बोन्स पोर्शंस के अंदर पाया जाता है, कि जिन अस्थियां जो कि स्पंजी हैं, कैंसेलियस हैं, लंबी अस्थियां हैं, उनके साथ में पाया जाता है। इट इज़ अ प्राइमरी साइट ऑफ न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन। कि बोन मेरो जो है हमारा, जैसा कि पक्षियों में हमने कहा कि बूसो फेब्रिलस है, बोन मेरो जो है हमारी बॉडी में रुधिर के कंपोनेंट्स के बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और जिस प्रोसेस से रुधिर बनता है या जिस प्रोसेस से रुधिर कोशिकाएं बनती है दैट इज कॉल्ड एज हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। कई जगह इसको हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं, कई जगह इसको हीमोपोइसिस भी कहते हैं। एवरी काइंड ऑफ सेल, whether it is RBC, whether it is WBC, whether it is platelet, leukocyte, whatever it is, वो सारी जो बनती है, वो सारा सारा जो प्रोसेस है वो कहलाता है हेमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। ये हमेशा हीमोपोइटिक सेल्स का मिलके बना होता है। मैरो सेल्स होती है उसके अंदर, अगर हम बोन मैरो में कहें तो हीमोपोइटिक सेल्स होती है। एंड दीज हीमोपोइटिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंट सेल, बिकॉज कि ये प्लूरिपोटेंसी क्या होती है या टूटीपोटेंसी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। बट इट इज hemopoietic cells composed of hemopoietic cells। मेरो बॉन मेरो एडिपोज टिश्यू होता है जो कि वसा का संग्रहण करता है। सपोर्टिव स्ट्रोमल सेल्स जो होती है वो उसके साथ में पाया जाता है। And अगर हम कहें कि मनुष्यों में ये प्राइमरीली कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्यों में प्राइमरीली बॉन मेरो जो है वो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लंबी अस्थियों में पाया जाता है। रिब्स में है, वर्टिब्री में है, स्टर्नम में है, और पेल्विस की बोन्स में भी ये पाया जाता है। और जो लंबी अस्थियां हैं, स्पेशली फीमर है, ह्यूमरस है, लंबी और खोखली अस्थियां हैं, उनमें पाया जाता है। बोन मैरो जो है बी सेल ओरिजिन और डेवलपमेंट का एक बड़ा साइट है। दिस इज अ कट ऑफ अ बोन सेक्शन, की एक बोन सेक्शन कटा हुआ है या एक बोन कटी हुई है, बीच में जो है
वो बोन मेरो है, और किनारे पे जो है दैट इज बोन. इट इज अ थिक बोन. स्पेशली दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस दे नो कि बोन मेरो बीच में होता है, एंड पीपल लव टू ईट द बोन मेरो. और इमेच्योर बी सेल जो होती है वो हमेशा बी सेल बनती जो है वो बोन मेरो में बनती है, वहाँ प्रोलिफरेट होती है, डिफरेंशिएट होती है बोन मेरो में. स्ट्रोमा सेल जो होती है वो बोन मेरो को इंटरेक्ट रोज से इंटरेक्ट बी सेल से इंटरेक्ट करती है, और डिफरेंट तरीके के सिक्रीशंस, जिसमें कि एक साइटोकाइनिन्स होता है जो कि डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो स्ट्रोमा सेल जो है वो साइटोकाइन रिलीज करती है, जिससे कि बी सेल का मैच्योरेशन होगा. सिलेक्शन प्रोसेस जो है बोन मेरो का जो है वो बी सेल्स को एलिमिनेट करता है सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडी रिसेप्टर्स के साथ में, या जो भी एंटीबॉडीज जो सेल्फ रिएक्टिव होंगी, जो स्वयं से अभिक्रिया कर ले, उनको हटाने में भी मदद करती है ये चीज. तीसरा जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, और वो लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है. इट इज वन ऑफ द कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनसाइड आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में पहली लाइन ऑफ डिफेंस है शरीर के अंदर जाने के बाद में, स्पेशली बैक्टीरिया और वायरस के साथ में. जैसा कि कल हमने कहा था ना कि अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी जो है वो अलग अलग तरीके के पैथोजेंस के साथ में रिएक्ट करती है, वैसे ही यहाँ पे जो है वो लिम्फ नोड जो है वो अलग अलग तरीके के पैथोजन के साथ में रिएक्ट करती है. उसमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए जो सबसे पहले चीज होती है दैट इज लिम्फ नोड. और हमारे शरीर में कई सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी गोलियों के समान या छोटे छोटे मोती के समान लिम्फ नोड्स पाई जाती है. स्पेशली ये आर्म पिट्स के अंदर पाई जा सकती है, गले के नीचे की तरफ पाई जा सकती है, जेनेटल ऑर्गन्स के आसपास पाई जाती है. इवन इन आवर एब्डोमेन वी फाइंड दिस. तो ये सारी जो है उसके अंदर पाई जाती है, और कई जगह ये ग्रुप्स में होती है, और कई जगह ये इकल्ली भी अकेली भी पाई जा सकती है. तो अलग अलग एरियाज हैं तो उनके अंदर पाई जाती है. जहाँ पे हमने एरियाज भी लिखे हैं, नेक है, आर्म है, चेस्ट है, बेली है, गौरीन है, तो इन एरियाज में पाई जाती है. ये बेसिकली इस साइड से जहाँ पे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एंटीजन लिम्फ के साथ में रिएक्ट करता है. और नॉर्मली जो है एनकैप्सुलेटेड बीन शेप स्ट्रक्चर होता है. जितनी भी लिम्फ नोड्स है हमारी, वो हमारे सेम की फली जो होती है उसके आकार की होती है, और उसके ऊपर जैसे सेम की फली के ऊपर मोटा छिलका पाया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरीके का मोटा छिलका पाया जाता है. और अंदर की तरफ इनमें एक रेटिकुलर नेटवर्क पाया जाता है, कि एक बड़ा नेटवर्क पाया जाता है जिसके अंदर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं या विभिन्न प्रकार की उसका जाल होता है. इफ यू कैन सी दिस, तो देर इज अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज जो कि इसके साथ में है, जिसमें रुधिर वाहिनियां भी होती है और लिम्फ नोड्स भी होती है. इसके अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैक्रोफेज बनते हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. और डेंड्राइटिक सेल्स की अगर बात करें तो वाई दे आर गिवन द नेम ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स, बिकॉज की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नर्वस टिश्यू में दो तरीके के न्यूरोइड्स पाए जाते हैं. न्यूरोइड्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स. तो एक्सॉन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सॉन और डेंड्राइट पाए जाते हैं. तो यहाँ पे भी इस इम्यून सिस्टम में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, और उन प्रवर्धों के कारण जो कि डेंड्राइट की तरह दिखते हैं, तो इसलिए उसका नाम हमने रख दिया डेंड्राइटिक सेल्स. लिम्फ नोड जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंटीजन एंटीजन दो हिस्सों में, बेसिकली तीन हिस्सों में बांटा जाता है लिम्फ को, लिम्फ नोड को. पहला कहलाता है कॉर्टेक्स जो कि बाहर की तरफ है, जिसमें कि लिम्फोसाइट मोस्टली बी सेल होती है, मैक्रोफेज होती है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है वो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जमी हुई रहती है. तो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, तो आपको इस स्ट्रक्चर में यू कैन फाइंड आउट कॉर्टेक्स, मेडुला एंड द अदर स्ट्रक्चर्स, की जो इसके अंदर आपको बड़े आराम से दिख जाएगा कि ये बाहर का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, दिस इज वन टाइटली पैक्ड. बीच वाला हिस्सा जो है दैट इज मेडुलरी पार्ट, वो मेडुला इसके साथ में होता है. और इसके बीच के ऊपर की तरफ जो हिस्सा है या इसकी जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल. तो कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर बी सेल, मैक्रोफेज, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स रहती है. एंटीजेनिक चैलेंज के बाद प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर हर एक में एक जर्मिनल सेंटर होता है. जर्मिनल सेंटर मतलब विच कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, उनको प्रोड्यूस करता है. तो वो सारा चीज जर्मिनल सेंटर. फिर उसके बाद में देयर इज अ स्मॉल एरिया बीनीथ द कॉर्टेक्स जो कि मेडुला और इन दोनों के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैराकॉर्टेक्स. एंड पैराकॉर्टेक्स जो है दैट इज बेसिकली पॉपुलेटेड बाय द टी सेल लिम्फोसाइट, कि यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में जो है वो टी लिम्फोसाइट होते हैं. और इंटरडिजिटेटिंग, इंटरडिजिटेटिंग मतलब अंगुलियों के समान संख्याएं रखने वाले डेंड्राइटिक सेल्स पाए जाते हैं. और वो डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ में एक्सप्रेशन करते हैं. एंड जो कि एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसको कि हम कहते हैं APC. APC मीन्स
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई भी सेल जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करे या एंटीजन को ले जाके कहे कि भैया ये एंटीजन है और ये एंटीजन को आपको समाप्त करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज एपीसी। तो वो एपीसी सेल की तरह बिहेव करती है। मेडुला जो होता है, जैसा हमने कहा कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये अंदर की तरफ की लेयर होती है और बिखरी हुई होती है लिम्फोइड लाइनेज सेल्स की। लिम्फोइड लाइनेज सेल्स की वे कोशिकाएं जो कि लिम्फोइड टिश्यू को बनाने का काम करती है, उन कोशिकाओं से भरी हुई रहती है। मे बी प्लाज्मा सेल्स में, इट मे बी प्लाज्मा सेल। और जो प्लाज्मा सेल जो होती है वो जैसा हमने कल कहा था कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, वन इज मेमोरी सेल, वन इज प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल इज वन विच मेमोराइजेज द एंटीजन स्ट्रक्चर और उसके अगेंस्ट में क्या करती है, डिफरेंट कोशिकाएं बनाती है और वो जो कोशिकाएं बनती है वो कहलाती है प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज देयर कि इसके अंदर जो इनर वाला पार्ट है या मेडुला वाला जो पार्ट है, वो मेडुला वाला पार्ट जो है वो स्पेसली पॉपुलेटेड, अर्थात कि बिखरा हुआ सा होता है, लूजली होता है। उसके अंदर लिम्फोइड लाइनेज सेल होती है जो कि लिम्फोइड ऑर्गन्स को बनाने का काम करती है, और प्लस साथ में हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होती है जो कि बी सेल सॉरी एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स होती है, वो उसके साथ में पाई जाती है। दिस इज लाइन डायग्राम ऑफ द सेम थिंग। लिम्फ नोड का लाइन डायग्राम है। हमने कहा कि यहाँ पे कॉर्टेक्स है, बाहर की तरफ कैप्सूल पाया जा रहा है, पैराकॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुला एंड द कॉर्टेक्स सेल। तो यहाँ पे पैराकॉर्टेक्स जो है टी सेल के साथ में जुड़ा रहता है, कॉर्टेक्स के अंदर बी सेल्स पाई जाती है, और मेडुला में हमने जैसा कहा कि यहाँ पे लाइनेज सेल्स और प्लस हमारे पास प्लाज्मा सेल्स जो है वो पाई जाती है। चौथा ऑर्गन जो है हमारे पास स्प्लीन है। स्प्लीन जो है जिसको कि हम प्लीहा भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र के आसपास पाया जाता है। तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ टिश्यू जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है, कि ब्लड को छानने का काम करता है। तो वो ब्लड को छानने का काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। आरबीसी के साथ में और डब्ल्यूबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीसी और इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इट इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज और मेच्योर आरबीसीज, की जो आरबीसी हमारे पुराने हो चुके हैं, जिनका जीवन काल पूरा होने आया है, तो उनके लिए यह एक ग्रेवयार्ड की तरह काम करता है कि वो उनको वहां पे लाके नष्ट करता है। नष्ट करता है इन द सेंस कि उनको तोड़ देते हैं। उनको कैसे तोड़ देते हैं कि वो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाते हैं, और वो कंपोनेंट्स जो हैं वो बाद में काम आ सकते हैं। और स्पेशली उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज हीमोग्लोबिन विच कंटेन्स द आयरन। और वो आयरन जो है वहां से रिलीज होता है, वो वापस जाता है हमारे बोन मैरो सेल्स में, और बोन मैरो सेल्स में जाने के बाद में अगेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर आरबीसी। तो वहां पे जाके उस हिस्से का बन जाता है। दूसरा ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी से, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि आरबीसी से, बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है कि एक मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम होता है, कि इसको आरबीसी जितने भी ये लेता है अपने अंदर की तरफ जो ग्रेवयार्ड करता है, तो उसको भी फेगोसाइटोस किया जाता है। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स, उनके द्वारा जो है ये हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म करता है। स्प्लीन जो है वो ग्लोबिन पोर्शन हीमोग्लोबिन का जो है वो डिग्रेड हो जाता है और कॉन्जिक्यूटिव अमीनो एसिड में बदल जाता है, और वो अल्टीमेटली जाके बिलरुबिन हीम पोर्शन जो है वो मेटाबोलाइज टू बिलरुबिन, लीवर में जाके बिलरुबिन में बदल जाता है और लीवर से निकाल दिया जाता है। स्प्लीन जो है वो एंटीबॉडी का सिंथेसिस भी करता है इसके वाइट पल्प के से, क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कहेंगे कि देर आर टू काइंड ऑफ पल्प्स प्रेजेंट इन द स्प्लीन, वन इज व्हाइट पल्प एंड वन इज रेड पल्प। व्हाइट पल्प जो है वो एंटीबॉडी का सिंथेसिस भी करता है, और दूसरा एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि देर इज अ प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस जिसमें एंटीबॉडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिसमें एंटीबॉडी बड़ा रोल प्ले करते हैं फेगोसाइटोसिस का, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। उसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो उस ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो कि एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया जो है उनको हटाने का काम भी कौन करती है, स्प्लीन करती है। एंटीबॉडी कोटेड ब्लड सेल्स को भी ये है हटाने का काम में करती है, कौन, स्प्लीन करती है। स्प्लीन जो है इम्यून रिस्पांस को बड़ा करती, जैसा मैंने पहले कहा था कि एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ब्लड की फिल्टरिंग में, रिस्पांस टू सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस। और दो कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको कहा कि देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज रेड पल्प एंड वन इज कॉल्ड एज व्हाइट पल्प। रेड पल्प जो है वो आरबीसी और थोड़ी बहुत उसमें लिम्फोसाइट होती है, ज़्यादातर आरबीसी होती है, इस कारण से उसका रंग लाल होता है।
उसी तरीके से जहाँ पे कि ऑल डिफेक्टिव, क्योंकि रेड पल्प जो है वो ऑल डिफेक्टिव आरबीसी की ग्रेवयार्ड होती है। व्हाइट पल्प जो है वो प्राइमरीली पॉपुलेटेड होता है टी सेल से और बी सेल्स के अंदर, जहाँ पे कि थोड़ा बहुत जो है वो एंटीबॉडी का सिंथेसिस हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसके साथ में चल सकती है। दिस इज अ टी एस ऑफ लीफ। तो जो बीच वाला हिस्सा है हमारा दैट इज व्हाइट पल्प, बाहर वाला हिस्सा जो है रेड पल्प है। ऑब्वियसली जैसा कि हमारे सारे टिश्यू के साथ हुआ, उन सारे टिश्यू की तरह इसमें भी ये कैप्सूल पाया जा रहा है। व्हाइट पल्प की अगर हम बात करें तो बेसिकली देयर आर फॉलिकल्स और मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन इज जोन विच इज इन टच विद द मेडुला पार्ट के, सॉरी कॉटेक्स पार्ट, कि कॉटेक्स पार्ट के साथ में या रेड जोन के पास में रहता है, तो वो जो है वो उसके साथ में पाया जाता है। और दूसरा एक आर्टरी के आसपास भी जो है इसके अंदर एक शीट पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पेरी आर्टियोरल लिम्फोइड शीट, जो कि लिम्फ को सीधा ट्रांसफर करती है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। एक और जो हमने कहा था कि तीसरे तरीके का हमारे पास सिस्टम है दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, टर्शरी काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें हमने कहा कि स्किन जो है वो बैरियर की तरह काम करती है, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर काम आता है। एपिथेलियल सेल आउटर लेयर ऑफ स्किन की जो है वो नंबर ऑफ साइटोकाइंस रिलेट करती सिक्रीट करती है, और जो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है कि जो भी लोकल रिएक्शन होती है वो स्किन इसको साथ में देखती है, तो उसके साथ में ये होती है। प्लस जैसा मैंने इसके साथ में कहा कि ढेर सारी जो ग्रंथियां होती है वो ग्रंथियां इसको मदद करती है। उसी के साथ केराटिनोसाइट्स जो है वो एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स और एपीसी के फंक्शन को करती है। लैंगरहैंस सेल्स जो होती है वो एपिडर्मिस को रीजनल लिम्फ नोड तक माइग्रेट कर सकती है, और ये सेल जो है वो क्लास 2 एम्फिजन एमएससी मॉलिक्यूल्स को करती है और पोटेंट एक्टिवेटर और नेटिव टीएचएल की सेल को एक्टिवेट करने का काम भी करती है। तो अगर हम कहें कि अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो जितनी तरीके की हमने देखे, तो दे पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स एज अ वाइट ब्लड सेल्स की, जितने भी हैं वो सारे वाइट ब्लड सेल्स की तरह काम करते हैं। लिम्फोसाइट जो है ओनली सेल है जो कि इम्यूनोलॉजिकल एट्रीब्यूट, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी और इस तरीके की चीजों रखती है। तीन तरीके, दो तरीके मेजर, दो तरीके के हमने कहे, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन से किस किस तरीके के होते हैं, तो वो जो है प्राइमरी जो है वो लिम्फोसाइट को मैच्योर और एंटीजेनिकली कमिटेड बनाते हैं, जबकि सेकेंडरी जो है वो एंटीजन को पकड़ते हैं और वो लिम्फोसाइट को प्रोवाइड करते हैं, इस सारी चीज़ों को करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन्स, जो कि हम बात करें कि कितने तरीके के ऑर्गन्स हमारे पास हैं, उन सारे ऑर्गन्स के लिए जो है वो इस तरीके की चीज़ें हमारे पास थी कि उन सारी चीज़ों को जो है हमने देखा। बताएं बेटा इसके साथ में कोई चीज़।